और तीनों नेताओं की करीब 25 मिनट तक ये बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर तीसरे दौर की ये बैठक चली। बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान चिराग से हाथ मिलाते हुए निकले। इससे पहले 2 बार और नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर जा चुके थे। तो कल सियासी जो हलचल है वो दिल्ली में बढ़ी रही और नित्यानंद राय चिराग के आवास पर पहुंचे, लेकिन पहली दफा चिराग मंत्रालय की ओर निकल चुके थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। चिराग की मां से मुलाकात नित्यानंद राय की जरूर हुई थी, लेकिन चूंकि सीटों का पेच सुलझाना है और लगातार जो अपनी डिमांड है और जो क्वालिटी सीट की मांग चिराग पासवान कर रहे थे 4 सीटों को लेकर खासकर, उस पर बातचीत जो है वो करनी थी। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के नेता और चुनाव प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप जाकर के चिराग पासवान से बात कीजिए इन सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर के, जिसके बाद से फिर करीब 25 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। बातचीत के बाद से कुछ तस्वीर भी सामने आई जिसमें थम्स अप करते हुए ये नेता दिखाई दिए थे। हालांकि सीटों पर क्या पूरी तरीके से पेच सुलझ गया है ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिन 4 सीटों की डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं, चाहे वो जमुई हो, चकाई हो और बाकी 2 सीटें हैं, उसको लेकर ही पेच फंसा हुआ है। क्योंकि चाहे वो बीजेपी की सिटिंग सीट हो, इसके साथ साथ हम की सिटिंग सीट हो और वहां पर अगर दावेदारी चिराग पासवान कर रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। अब तक क्या हुआ एक एक करके वो भी जान लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, क्या घटनाक्रम रही अब तक। तो सबसे पहले नित्यानंद राय मिलने के लिए चिराग पासवान के आवास पहुंचते हैं दिल्ली में। चिराग से लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है क्योंकि चिराग आवास से निकल चुके होते हैं। चिराग की मां से मुलाकात नित्यानंद राय की होती है और नित्यानंद राय उन्हें गार्जियन भी बताते हैं। फिर से दोबारा मिलने के लिए नित्यानंद राय चिराग के आवास पर पहुंच जाते हैं कि इस बार तो मुलाकात हो जाए, जिसके बाद नित्यानंद राय और चिराग पासवान की बातचीत होती है। उसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। जो तस्वीर सामने आती है यानी कि लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और दोनों ने कहा भी कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, सीटों को लेकर भी हमने तालमेल बिठाया है। फिर से धर्मेंद्र प्रधान जो है नित्यानंद राय के बाद से वो भी मिलने पहुंच जाते हैं और चिराग के साथ तीसरे दौर की भी बातचीत पूरी की जाती है और इस दौरान कुछ तस्वीर जो है वो भी निकल के सामने आती है और नित्यानंद राय भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आज नहीं होगी एलजेपी आरबी की बैठक। बीजेपी से बात आगे बढ़ी है लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कभी बातचीत जारी हो सकती है, अभी बातचीत जारी रहेगी और संसदीय बोर्ड की प्रस्तावित बैठक अब आज नहीं होगी। तो देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी भी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट जारी होगी। उसके पहले पटना से दिल्ली तक अलग अलग बैठकों का दौर चला। पटना में जेपीआरबी की चुनाव समिति की बैठक हुई तो दिल्ली में 2 बार नित्यानंद राय चिराग से मिलने पहुंचे और आखिर में कहा गया कि सब कुछ ठीक है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारीख 9 अक्टूबर, दिन गुरुवार। हलचल चुनाव की। चुनावी मौसम में 9 अक्टूबर की सुबह हुई। जैसे जैसे समय का पहिया चल रहा था वैसे वैसे चुनावी चर्चा का चक्र भी तेजी से घूमने लगा। चर्चा ये कि जेडीयू की बैठक में क्या होगा, एलजेपी रामविलास की चुनाव समिति की बैठक में क्या होगा और दिल्ली में चिराग के साथ बीजेपी की बातचीत कहां तक पहुंचेगी। समय के साथ सभी सवालों के जवाब तस्वीरों के जरिए एक एक कर सामने आने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक हुई। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद कहा गया पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। कि नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए घटक दल के सभी लोग हमारे नेताजी के साथ संपर्क में भी है, हमारे नेता भी सभी विषयों को रख रहे हैं। सारी चीजें बहुत जल्द स्पष्ट होंगी। जैसे ही एलजेपी रामविलास के नेताओं ने कहा कि सभी फैसले चिराग पासवान लेंगे, वैसे ही मीडिया के कैमरों ने बिहार चुनाव की हलचल को पटना की बजाय दिल्ली पर फोकस कर दिया। हलचल और ज्यादा तब बढ़ी जब बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन चिराग से मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग घर पर नहीं थे तो नित्यानंद राय ने उनकी मां से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और वापस लौट गए।
इस घर में है। हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद नित्यानंद राय फिर से चिराग पासवान के घर पहुंचे। इस बार नित्यानंद की चिराग पासवान से मुलाकात भी हुई। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए घर से वापस भी निकले और कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन विशेष बात आराम से बैठकर बताएंगे। बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। चिराग के घर से दोनों नेता अलग अलग गाड़ी में बैठकर निकल गए। नित्यानंद राय ने कहा, एनडीए में सब ठीक है। चिराग पासवान की कोई नाराजगी नहीं है। चिराग ने भी कह दिया कि इन्होंने कहा है तो सब ठीक ही है। लेकिन सवाल है कि जब सब ठीक है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है और कब तक इसकी घोषणा होगी? अब सबकी नजर इस ऐलान के समय पर टिकी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज से नामांकन शुरू होगा। 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण का नामांकन होना शुरू हो चुका है। देखिए, इसको लेकर के आज किसी भी वक्त चुनाव की जारी होगी अधिसूचना और 6 नवंबर को 121 सीटों पर होना है मतदान। 17 अक्टूबर तक पहले चरण के लिए दाखिल होंगे नामांकन पत्र। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक नाम लिए जाएंगे वापस। तो चुनाव आयोग ने पहले इसकी घोषणा कर दी थी और देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के आज से नामांकन शुरू होगा। 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण का नामांकन होगा और 6 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर के देखिए, आज से किसी भी वक्त चुनाव की जारी होगी अधिसूचना। 6 नवंबर को 121 सीटों पर होना है मतदान। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज से देखिए नामांकन शुरू होगा, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने पहले ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो तिथि है उसको एक तरह से जानकारी दे दी थी, लेकिन अधिकतर जो पार्टियां हैं उसने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि कल जनसुराज ने 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी और आज से कुल 121 सीटों के लिए जो है नामांकन शुरू हो रहा है 18 जिलों में। इसको लेकर अधिसूचना भी आज जारी हो जाएगी और 6 नवंबर को मतदान होना है। बता दें आपको कि इसको लेकर आज से नामांकन शुरू होगा और 17 अक्टूबर तक जो है पहले चरण के लिए नामांकन पत्र जो है दाखिल किए जाएंगे और 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। जी रजनीश, तो अब तक पार्टियों ने घोषणा नहीं की है, महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं, एनडीए की तरफ से भी नहीं आए हैं, तो फिर ये कैसे आज से ही जारी हो रहा है अधिसूचना? देखिए, अधिकतर पार्टियों में भी सीटों को लेकर जो है अभी बहुत कुछ पेच फंसा हुआ है और इसको लेकर कुछ क्लियर हुआ नहीं है। आज भी संभावना कम है कि एनडीए की तरफ से जो है सीटों की एक तरह से आज घोषणा होगी या प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, क्योंकि कल देर रात तक जो है चिराग पासवान को मनाने में जो है तमाम बड़े नेता जो है जुटे रहे। इधर आपको महागठबंधन में भी जो है कांग्रेस ने कल बड़ी बैठक की है, लेकिन सीटों प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर कल तक माना जा रहा है कि जो अधिकतर पार्टियां हैं, जो खासकर बड़ी पार्टी, उसकी तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। हालांकि नामांकन तो आज से शुरू हो रहा है। जी ठीक है रजनीश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आरा जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बढ़ारा, संदेश और आरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन केंद्र तैयार है। संदेश के लिए एसडीओ कार्यालय, बढ़ारा के लिए अपर समाहर्ता कार्यालय और आरा के लिए सदर प्रखंड में केंद्र बनाया गया है। चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। भोजपुर जिले के इसी जिला समाहरणालय में 2 विधानसभा क्षेत्र का नामांकन यहाँ होगा, जहाँ की देखिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय है, जहाँ की संदेश विधानसभा क्षेत्र यानी 192 के लिए यहाँ नामांकन दाखिल किया जाएगा। उसको लेकर के देखिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैरिकेडिंग से लेकर के तमाम जो चीजें हैं उसकी तैयारी कर दी गई है और यहीं पर यहाँ नामांकन होगा, जिसको लेकर के जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और यहाँ 10 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक यहाँ नामांकन होना सुनिश्चित हुआ है। वहीं इसके ठीक बगल में 193 विधानसभा, बढ़ारा विधानसभा के लिए यहाँ नामांकन का जो कार्य है वो किया जाएगा। उसको लेकर के
जो जिलाधिकारी का कार्यालय है उसमें निषेधाज्ञा लागू कल से कर दिया जाएगा। यानी नामांकन को लेकर के पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उसके अलावा 2 विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय जगदीशपुर एवं 2 विधानसभा क्षेत्र के लिए जगदीशपुर के अलावे पीरो अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन किया जाएगा। वहीं 6 नवंबर को इन तमाम 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। देखिए, तेजस्वी के चुनावी वादे का मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। अब चुनाव के ऐलान के बाद तेजस्वी ने पहला वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी होगी और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस पर एनडीए ने बड़ा निशाना साधा। क्या कुछ एनडीए की तरफ से रिएक्शन आया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा चुनावी पत्ता खोल दिया है। युवाओं पर सबसे बड़ा दांव खेलते हुए तेजस्वी ने गुरुवार को ये ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने चुनावी वादा किया कि जिन घरों में किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं है, वैसे घरों में एक सदस्य को तेजस्वी की सरकार बनने के तुरंत बाद नौकरी दी जाएगी। 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। चुनाव की घोषणा के बाद तेजस्वी का ये पहला वादा है। चुनाव से ऐन पहले तेजस्वी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने लगभग ये साफ संकेत दे दिया कि महागठबंधन की सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार और सरकारी नौकरी रहने वाली है, क्योंकि तेजस्वी ने ये भी वादा किया है कि शपथ ग्रहण के 20 दिनों के भीतर हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए अधिनियम बनाया जाएगा और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी किया जाएगा। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। खुद को महागठबंधन का सीएम फेस बता रहे तेजस्वी यादव जॉब का मतलब जश्न ऑफ बिहार बता रहे हैं। एनडीए सरकार की बेरोजगारी भत्ता, फ्री बिजली, पेंशन और मानदेय वृद्धि को छलावा बताने पर बीजेपी और जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव पर जबरदस्त पलटवार किया है। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं कि तेजस्वी सीएम नीतीश के 1 करोड़ नौकरी वाले वादे का नकल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है और जो उन्होंने वादा किया था 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का, वो दे दिया है। अब उनका टारगेट है 1 करोड़ लोगों का, तो इसी को कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। ऐसे घोषणाओं से, लॉलीपॉप देने से बिहार के लोगों पे कोई असर नहीं है। 2025 में आने वाले चुनाव में तेजस्वी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर युवाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखते हैं। इस बार 14 लाख से ज्यादा युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा 20 से 30 साल के मतदाता हैं। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव इसी बड़े वोट बैंक को साधना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 2 करोड़ वोट पाने के बाद कोई भी गठबंधन बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में होता है। देखना होगा इस बार युवा किस पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पीके ने कहा था कि जनसुराज की लिस्ट में कई सारे चौंकाने वाले नाम आएंगे। पीके ने किन किन लोगों को टिकट दिया है और कौन वो नाम है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच दिख रही लड़ाई को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। गुरुवार को पीके की नई पार्टी ने बिहार चुनाव में पहला पत्ता खोलते हुए 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पटना के शेखपुरा हाउस में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, आरसीपी सिंह और यदुवंश गिरी के साथ नामों की घोषणा की। अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाकर समाज से अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को चुनकर निकाला जाएगा
और बिना किसी जाति, धर्म, पैसे, परिवार के प्रेशर के ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा जो बिहार को सुधारने का हम लोग की समझ से मद्दा रखते हैं। जनसुराज ने पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। करगहर को कर्मभूमि बताने वाले प्रशांत किशोर ने भोजपुरी अभिनेता रितेश रंजन पांडे पर दांव खेला है। मांझी सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता यदुवंश गिरी और दरभंगा से पूर्व आईपीएस आर.के. मिश्रा को कैंडिडेट बनाया गया है। आरा से डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, छपरा से जयप्रकाश सिंह और पटना के कुम्हरार सीट से मशहूर मैथमेटिशियन केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। जो विश्वास हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर दिखाया है, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उस पे हम अपने तन मन धन से इस पे खरे उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वाल्मीकि नगर से दीर्घ नारायण प्रसाद, लौरिया से सुनील कुमार और हरसिद्धि सीट से अवधेश राम को टिकट मिला है। ढाका से डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, सुरसंड से उषा किरण और सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर से पार्टी ने विजय कुमार शाह पर भरोसा जताया है। मधुबनी के बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, सुपौल के निर्मली से राम प्रवेश यादव और अररिया के सिकटी से रागी बबलू को जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया है। और 51 लोगों में ये ख्याल रखा गया है कि जिस तरह से जनसुराज ने कहा था कि बिहार के लोगों में जिस वर्ग में जितने लोग हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने इस लिस्ट को बनाया है। आपको और भरोसा होगा कि जनसुराज ने जो कहा था, जिस तरह से सीट देगी, जिस तरह के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी, उस पर हम खड़े उतरेंगे। कुछ ही समय बाद पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लिहाजा प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बिहार चुनाव की लड़ाई मुख्य रूप से सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच मानी जा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनावी लड़ाई को त्रिशंकु बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं। पटना संवाददाता रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव का भी ऐलान हो गया, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी लिस्ट के बहाने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है। बीजेपी का यह कहना है कि फाइनल मतदाता सूची पर कांग्रेस और आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता ने अपील नहीं की। देखिए रिपोर्ट। आरजेडी के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में 0 अपील की है। बिहार में एसआईआर के बाद चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन एसआईआर और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर सियासत थम नहीं रही। अब बीजेपी ने निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी लिस्ट का हवाला देकर वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता ने, दोनों ही दल के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने फाइनल मतदाता सूची पर एक भी अपील नहीं की है। आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता ने बिहार में, आरजेडी के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में 0 अपील की है। राहुल गांधी का जो पूरा अभियान बिहार के अंदर था, उसको एक्सपोज खुद आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिहार में झूठे प्रोपेगेंडा का अभियान चलाया। बीजेपी के आरोप पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी का दावा है कि उन्होंने हमेशा मतदाताओं के हित में आवाज उठाई है, तो कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। जो वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुए हैं, उनकी बातों को उठाने के लिए इंडिया महागठबंधन ने तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके बिहार की जनता को जो आंदोलित किया, बिहार की जनता ने जिस तरह से समर्थन और विश्वास प्रकट किया, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना इस मामले को नहीं देख पा रही है, तो ये उनका चक्षु दोष है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे आरोप लगा रही है जैसे चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और इस तरीके की
थोथली बयानबाजी बताने के लिए काफ़ी है कि वो पूरी तरीके से डरी हुई है और बिहार में वो चाहती है कि अराजकता का माहौल बने। एसआईआर को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में खूब माहौल बनाया। वोट चोरी से लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए। अब बिहार में एसआईआर भी हो गया और नए वोटर लिस्ट से चुनाव भी होगा। निर्वाचन आयोग ने जो लिस्ट जारी किया है, अब उसी लिस्ट के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी की मंशा पर सवाल उठाए हैं कि आखिर एसआईआर पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस और आरजेडी ने फाइनल वोटर लिस्ट पर एक भी अपील क्यों नहीं की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए एक छोटे से